अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटिव टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फूड हैबिट्स। वो डिसऑर्डर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है या आपकी डिफरेंट फूड हैबिट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अल्सर की। यार अल्सर एक तरह का पेनफुल वूंड होता है, यानी कि एक तरह का सोर होता है जिसको आप पेनफुल वूंड कहते हैं, यानी कि एक तरह का ज़ख़म होता है विच कुड डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी, जो किसी बॉडी में कहीं भी बन सकता है। ये जो अल्सर्स होते हैं ये आपके GI ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। आपका GI ट्रैक्ट होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बनते हैं, और जो सबसे कॉमन GI ट्रैक है अल्सर्स होते हैं आप उनको पेप्टिक अल्सर कहते हो, ठीक है। और ये जो अल्सर्स हैं हमारे गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो सकते हैं और इंटेस्टाइनल भी हो सकते हैं। गैस्ट्रिक उस वक्त होंगे जब ये GI ट्रैक में बनेंगे, GI ट्रैक के स्टमक वाले एरिया में बनेंगे, और इंटेस्टाइनल हम उनको उस वक्त कहेंगे जब ये आपकी इंटेस्टाइन में बनेंगे। तो स्टमक के अंदर हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, इंटेस्टाइन के अंदर हैं तो इंटेस्टाइनल है। और इनको हम पेप्टिक अल्सर यार इसलिए कहते हैं बिकॉज जब ये उस वजह से होता है कि जब आपकी बॉडी, आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस, वो क्या करता है उसके अंदर HCl होता है। जब ये HCl होता है गैस्ट्रिक जूस वाला, ये जाता है और आपकी जो म्यूकोसा की लेयर है ना, सबसे अंदर वाली लेयर, स्टमक की म्यूकोसा वाली लेयर, उस पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अल्सर्स क्यों हो रहे हैं कि HCl जो है वो आपकी म्यूकस की लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। और HCl की ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से हो रहे हैं। कॉमन कॉज जो है इसकी वो बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है ख़ास, ठीक है। और उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया की मोस्ट कॉमन टाइप है जिसकी वजह से ये होता है उसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं। तो अल्सर के लिए आपने MCQs के लिए याद रखना है, बहुत पूछते हैं ये कि अल्सर किसकी वजह से होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा एस्प्रिन यूज़ लोगे, यानी कि सर दर्द हो रहा है हर बात पे एस्प्रिन ले लिया, या डिस्प्रिन वगैरह जिसको कहते हैं, आप डिस्प्रिन लोगे बार बार, या स्ट्रेस लोगे, या फिर अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाओगे, ठीक है। तो जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो चीज़ें शो करती हैं कि यार हाँ इसको वाकई अल्सर है, उसमें या तो अब तो आप खाना खाना छोड़ देते हो, यानी कि आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, इसको लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हो। यू हैव अ शार्प एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, और नोज़िया, ठीक है, आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, और वॉमिटिंग भी होती है। इसका ट्रीटमेंट, यानी कि आपके पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एसिडिटी की वजह से आपको अल्सर्स हो गए हैं, तो ट्रीटमेंट ये है सबसे पहले कि आप एंटीबायोटिक यूज़ करो ताकि जो बैक्टीरिया है ये ख़त्म हो जाए, अगर इस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। और इसके साथ साथ आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करते हो, या MCQs में पूछा जाता है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वो होते हैं जो HCl को रिलीज़ करते हैं आपके स्टमक में। तो आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करते हो ताकि जो HCl की सिक्रीशन है, जो एसिड की सिक्रीशन है आपके स्टमक में, वो रुक जाए, वो ख़त्म हो जाए। फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं। फूड पॉइजनिंग एक तरह की बीमारी है, एक इलनेस है, जिसमें होता क्या है कि आप कुछ ऐसा खाना इस्तेमाल करते हो जो कंटेमिनेटेड होता है, या पूरी तरीके से पका नहीं होता, या उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह होते हैं। या जो बैक्टीरिया होगा सबसे पहले वो स्टेफाइलोकोकस होता है। तो फूड पॉइजनिंग स्टेफाइलोकोकस की वजह से होती है, ये भी MCQs में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इससे फिर होता क्या है कि आपको फूड पॉइजनिंग होती है, आपके पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, यानी कि मरोड़ पड़ते हैं, आपको फीवर हो जाता है, डायरिया हो जाता है, और वॉमिटिंग हो जाती है। जब आप वॉमिटिंग करते हो, डायरिया हो जाता है, तो आपकी बॉडी से पानी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि आपको अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करो, ORS वगैरह यूज़ करो, ताकि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं और उल्टी की वजह से वो निकल गए हैं, वो पूरे हो जाएँ। हम इसको रीड करें तो कह रहे हैं एक इलनेस है जो कंटेमिनेटेड, यानी कि कुछ ख़राब या स्पॉइल्ड या टॉक्सिक फूड की वजह से होती है। और जो कंटेमिनेशन है, यानी कि जो मिक्सचर है इसके अंदर, वो बैक्टीरिया का भी हो सकता है, वायरस होता है, पैरासाइट, और कुछ और भी हो सकता है। अनकुक्ड फूड, ऐसा खाना जो पूरी तरीके से पका हुआ ना हो, सबसे कॉमन फैक्टर है फूड की कंटेमिनेशन के लिए। तो खाना बिल्कुल पका हुआ नहीं होता, उसके अंदर बैक्टीरिया ज़िंदा रह जाते हैं, उनको आप मरते नहीं हैं, ठीक है, कच्चा अगर खाना खाओगे तो। कॉमन सिम्टम जो है फूड पॉइजनिंग के वो स्टमक के क्रैम्प्स हैं, वॉमिटिंग है, फीवर और डायरिया है। और ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने आप को रिहाइड्रेट करो, यानी कि ज़्यादा पानी इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस यूज़ करो, और एंटीबायोटिक्स यूज़ करो। डिस्पेप्सिया क्या है? या डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इंडाइजेशन, यानी आप खाना खा रहे हो और वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। इसमें होता क्या है कि आपको डिस्कम्फर्ट होता है, या आपको एक दर्द होता है आपके पेट के ऊपर वाले एरिया में, यानी आप जब भी कुछ खाओगे या पियोगे तो आपका खाना हज़म नहीं होगा। जब खाना हज़म नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि खाना आपके सीने में महफूज है, यानी कि चेस्ट कैविटी के अंदर जमा हो गया है, ठीक है। ये इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो डिस्पेप्सिया को कहते हैं कि इंडाइजेशन है, डिस्पेप्सिया इंडाइजेशन है। MCQs में पूछते हैं कि डिस्पेप्सिया क्या है? इंडाइजेशन है। इसमें डिस्कम्फर्ट होता है और पेन होता है आपके अपर एब्डोमेन के एरिया में, ठीक है। आप जब भी कुछ खाते हो, कुछ भी पीते हो, तो उसके बाद आपको ये दर्द वगैरह होगा। तो कॉमन सिम्टम्स हैं, आपको ब्लॉटिंग वगैरह होती है, ठीक है, यानी कि दर्द वगैरह होता है, उल्टियाँ आती हैं, नोज़िया होता है, और एब्डोमिनल फुलनेस, आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट हर वक्त भरा हुआ है, ठीक है।
बिकॉज जो आपने लास्ट टाइम खाना खाया था वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, तो जब दूसरा खाने का टाइम आता है तो आप खाते ही नहीं हो, बिकॉज आपको लगता है आपका पेट भरा हुआ है। इट में कॉज द हार्ट बर्न, इससे हार्ट बर्न भी हो सकता है ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स, यानी कि आपको जो एसिडिटी वगैरह भी हो जाती है ना, आप कहते हैं मेरा सीना जल रहा है, तो सीने की जो जलन होती है दरअसल वो इसी कंडीशन की वजह से भी हो सकती है, जिसमें आपका एसिड रिफ्लक्स होगा और यू विल गेट हार्ट बर्न। ओबेसिटी क्या है? मोटापा। कह रहे हैं इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में जो बॉडी फैट होता है वो एक्सेसिवली एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि बॉडी फैट आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जमा हो गया है। और मैं अगर इसको डिफ़ाइन करूँ कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा ये बंदा मोटा है या नहीं है, तो बायोलॉजिकली ये डेफिनेशन दी है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि अगर ऐसा बंदा जिसकी उम्र 35 साल है और उसका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है 30 kg/m² से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे वो ओबीस है, यानी कि ओबेसिटी है उसको। सो ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें देयर इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट, और मेडिकली हम कहते हैं कि अगर पर्सन की 35 ईयर्स है तो उसका बॉडी मास अगर 30 kg/m² से ज़्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे वो ओबीस है, ठीक है। फिर सवाल ये पैदा होता है यार BMI है क्या, इसको मेजर कैसे करते हैं? जो पर्सन का बॉडी का वेट होता है, आप उस वेट को डिवाइड कर देते हो उसकी हाइट से। जब वेट को हाइट से डिवाइड करते हो और हाइट जो भी होती है उसका आप स्क्वायर लेते हो, यानी अगर उसकी हाइट है 6 इंच तो आप 6 का स्क्वायर लोगे, नीचे आ जाएगा 36, और उसका वेट है 80, तो 80 को 36 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका BMI होगा, ठीक है। इस तरह हम ये करते हैं। तो ओबेसिटी जो है बहुत सारे रीज़न की वजह से होती है। किसी को ख़ानदानी ओबेसिटी होती है, वो इनहेरिट करता है। इन्वायरमेंटली कोई इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको हो जाती है, या आप डाइट का ख्याल नहीं रखते, बहुत फास्ट फूड खाते हो और एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है। ओबेसिटी की वजह से आपको डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन का और कुछ कैंसर का भी। बट आपने जो याद रखना है वो है हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट की डिजीज़, हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और डायबिटीज़, ये रिस्क बढ़ जाता है। कह रहे हैं इवन दो कुछ मेडिकेशन जो हैं वो हेल्प कर सकती हैं, और आप डाइट्स को भी रिड्यूस करो तो आप मोटापे को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मोटापे की जो ओबेसिटी का जो ट्रीटमेंट है ये शॉर्ट टर्म नहीं है, आपको एक लंबे अरसे तक अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, डाइट की हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ेगी और रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब डिस्कस करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा को। ये ज़रूर डेफिनेशन के पार्ट में पूछते हैं। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान जो है ना उसको ये डर होता है कि मैं वेट गेन कर लूँगा, और इसकी वजह से वो खाना नहीं खाता प्रॉपर्ली। क्या? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को डर होता है कि मेरा वेट गेन हो जाएगा अगर मैं खाना खा लूँगा, तो वो खाना प्रॉपर्ली नहीं खाता। और ये यंग गर्ल्स के अंदर बहुत होता है और वेमेन के अंदर बहुत होता है, बिकॉज गर्ल्स एंड वेमेन आर वेट कॉन्शियस, तो वो अपने आप को फिट रखने के लिए उनके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत कॉमन होता है। इसमें खाना बहुत कम खाती हैं ताकि हम मोटी ना हो, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जो विक्टिम होता है, जो बंदा होता है, इट डेवलप एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया कहते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि उसकी भूख चली जाती है। एनोरेक्सिया यानी कि भूख चली गई है, नर्वोसा यानी कि बीमारी नहीं है लेकिन नर्वस सिस्टम यानी आपका ब्रेन ऐसा कुछ सोच रहा है, उस ब्रेन की सोच की वजह से आपकी एनोरेक्सिया यानी कि आपकी भूख चली गई है। यू हैव अ लॉस ऑफ एपिटाइट। एनोरेक्सिया की ये बात आपको पता होनी चाहिए। एनोरेक्सिया कहते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट को। जब आप खाना नहीं खाओगे, भूख चली जाएगी, तो वेट आपका दोबारा, अगर आप मोटे भी हो रहे थे तो आप वेट दोबारा आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है कि आपको बार बार वॉमिटिंग आती है कुछ पेशेंट्स में, और स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस वॉमिटिंग का मतलब है कि कुछ लोगों को वॉमिटिंग तो आती है पर कुछ लोग ज़बरदस्ती उल्टियाँ करते हैं कि भाई हमें अपना वेट गेन ख़त्म करना है, रिड्यूस करना है, तो उल्टियाँ करो ताकि आपकी बॉडी से कुछ चीज़ बाहर निकले। तो एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी से कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना मिनरल्स निकल जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे, और जब इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो आपको मिर्गी के दौरे वगैरह और ये सीजर्स वगैरह पड़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा का जो भी है ना वो भी एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरह है। बुलीमिया नर्वोसा वो भी एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरह है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये भी दिमाग का एक डिसऑर्डर है जिसमें वी हैव अ डिसऑर्डर ऑफ गेनिंग एक्सेसिव बॉडी वेट। आपका बॉडी वेट एक्सेसिवली ज़्यादा हो जाता है। बुलीमिया नर्वोसा में वेट ज़्यादा हो जाता है, इसमें वेट इतना ज़्यादा नहीं होता बिकॉज आप खाना छोड़ देते हो तो वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो बुलीमिया नर्वोसा में वेट गेन होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और विच इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ गेनिंग एक्सेसिव बॉडी वेट। होता क्या है, ये बहुत सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जान को भी खतरा होता है। कभी कभी आप क्या करते हो, बहुत बिंज ईटिंग करते हो। बिंज ईटिंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि बिंज ईटिंग ये होती है कि आप अनकंट्रोलेबल ईटिंग करते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा खा लेते हो, बहुत एक्सेसिवली चीज़ें खा लेते हो, इसको कहते हैं बिंज ईटिंग। तो सबसे पहले बुलीमिया नर्वोसा में यू डू बिंज ईटिंग, ये पेपर में पूछा जाएगा कि बिंज ईटिंग किस में होती है, बुलीमिया नर्वोसा में होती है, जिसमें आप अनकंट्रोलेबल चीज़ें खाते हो, बहुत ज़्यादा खा लेते हो, एक्सेसिव खाना खाते हो। और जब आप एक्सेसिव खाना खा लेते हो ना, उसके बाद अपनी वॉमिटिंग कराते हो, उसको कहते हो पर्जिंग। तो पहले होता है आपके अंदर बिंज ईटिंग ताकि आप बहुत ज़्यादा खा लो, फिर आप पर्जिंग करते हो यानी कि आप खुद से उल्टियाँ करते हो,
ताकि आपने जो बहुत ज़्यादा खाया है वो बैलेंस हो जाए। और जो कह रहे हैं इस बुलीमिया की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको किडनी का फेल भी हो जाता है, आपका किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके दांत ख़राब हो सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट या केमिकल बैलेंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दोज वोमिटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा और इंशाल्लाह फिर हम इस चैप्टर की वीडियो बनाएंगे जिसमें वी विल डिस्कस MCQs और ये समरी ज़रूर रीड किया करें बिकॉज़ यहाँ से भी MCQs आते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।